नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज आपके लिए खास तौर पे सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका 31 जनवरी को प्रस्तावित है, उसके लिए आज बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो आइए ध्यान देते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वे डेली इस चैनल से जुड़ें और डेली जो भी चैनल के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड होते हैं उन पर पूर्ण विश्वास के साथ अध्ययन करें। और मेरा उम्मीद है कि इस बार जो भी छात्र हैं उनका सीटेट अच्छे से निकलेगा और ईश्वर से कामना भी है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला नंबर है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। या चौथा है सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होता है दोस्तों वो है आपका नंबर 1। ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। 1 नंबर जो है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित इस पर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। नंबर 1, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। या राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो यहाँ आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो देखिए आपका नंबर 2 होगा। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यह जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है यह। ठीक है, बाकी सब अभिप्रेरणा के परिणाम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। कौन सा क्या कार्य करेगा प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए, देखना होगा। पहला है विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीनशॉट पे आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या जो है प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ देखिए जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जवाब होगा तीसरा। ठीक है, विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद है इनमें से सभी। तो यहाँ सही जवाब जो होगा दोस्तों आपका हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना होगा। ठीक है, अधिगम को प्रदर्शित क्या करता है कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना अधिगम को प्रदर्शित करता है। 5वें प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, मांसपेशी क्रियाएं। देखिए चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशी क्रियाएं जो हैं वह आपका जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, जबकि चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट और 6ठा प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। यहाँ पे 6ठा नंबर आप देख रहे हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला कौन सा व्यवहार है आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है वह है आपका मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। देखिए सीटेट में जो भी आपका बाल मनोविज्ञान से प्रश्न होता है उसमें आपको काफ़ी गंभीरता से प्रश्नों को ध्यान में देना होता है और उसके बाद जो है उसका सही
चयन करना होता है ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छे से आप उसको पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन का चयन करें कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए 7वां है आपका कि निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। प्रथम ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। चौथा नंबर है लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो यहाँ पे आपका देखिए सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वह थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। व्यूह रचना विपरीत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए समता की भावना जो है वो प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़कों एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है क्या? आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो यहाँ आपका क्या होगा, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर समझेगा अध्यापक जब भी समझेगा वह भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझेगा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा तीसरा नंबर। ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। किस तरह रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना होता है, ठीक है। कैसे रखना चाहिए? छात्र को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? बालकों की देखभाल के अनुरूप उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, ठीक। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? देखिए 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होता है वह नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ठीक है। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। क्यों भिन्न है यह आपको बताना है, क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है अथवा यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको सही जवाब देना है। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह भिन्न होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें आपको बताना है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, ठीक है। 12 का आंसर नंबर 1 होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक अनुसंधान के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि
यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी। ठीक, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया। क्यों? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आपको चयन करना है क्यों दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनमें से सभी जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे और भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट पाए और यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का परीक्षण करना, अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना या अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। 14 नंबर प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कौन सा तरीका विज्ञान को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, तो अमूर्तता के द्वारा विषय को जो सीखना जो है यह जो है प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना उपयुक्त नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको चयन करना है। पहला है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। दूसरा है, बैठने की लचीली व्यवस्था। तीसरा है, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। चौथा है, विद्यालयों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली जो है वह जो है विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना, इसकी सहमति नहीं रखता। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है, विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है क्या? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 16 का सही जवाब है, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 1 सही होगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। देखिए कि यह कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं? बाकी सब कथन सही हैं सिवाय तीसरे को छोड़ कर। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, या यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसमें देखिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। एक ऑप्शन आपका सही होगा। अगला ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, या प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो 19वां आपका क्या सही होगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है।
ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई करता है। तो यहाँ 20वां आपको ध्यान देना है। यहाँ सही जवाब क्या होगा? दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। ठीक, निम्न में से चौथा कथन जो आपका है यह विपरीत है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। यह जो है ऑप्शन विचार के विपरीत है। हमारा अगला प्रश्न है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, और चौथा है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है? देखिए यहाँ जो सही जवाब होता है आपका नंबर 1 सही जवाब होगा आपका समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह उपयोग उदाहरण है किसका? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, इनमें से सभी। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या है आपको बताना है। यहाँ सही जवाब यह है आपका कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग कर खरगोश को जो है वह उस राजू की गोद में रखा गया खरगोश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तीसरा है अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, और उसकी यह विशेषता जो है बहिर्मुखी व अंतर्मुखी विद्यार्थी को भिन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आपका दूसरा नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता को आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। 24 नंबर आपका सही जवाब क्या होगा? आपको जवाब देना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सत्य है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह भी सत्य है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह भी सत्य है, जबकि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह जो है सत्य नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको अपना सही जवाब बताना है। देखिए, यहाँ जो सही जवाब होगा आपका मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? देख लीजिए प्रश्न और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन में है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना व सहायता के लिए
बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो यहाँ सही जवाब आपका क्या होगा, यहाँ देखिए मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, यह व्यूह रचना कार्य करेगी। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, और इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन है। यहाँ नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किस लिए किया जाता है आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु भी किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु भी। ठीक, तो इनमें से सभी ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ठीक, धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, या अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो 28वां आपका जो है ऑप्शन आपको बताना है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सही जवाब आपका होगा अधिगम निर्योग्य बालकों की। ठीक है, अधिगम निर्योग्य बालकों की वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। फ एवं ब, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है किससे? अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, या इनमें से सभी की। तो यहाँ पे देखिए फ एवं ब, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, यह अधिगम की समस्या जो है वह प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। ठीक, प्रत्यक्षीकरण की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो यहाँ आपको सही जवाब देना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में इनको लगाया जाता है, आपदा राहत कार्य में भी लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य में भी लगाया जाता है, जबकि पल्स पोलियो कार्यक्रम में अब नहीं लगाया जाता। ठीक, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से दोस्तों यह आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्न रहे जिन पर आपने ध्यान दिया और हमने भी आपके लिए ये वीडियो जारी किया। तो वीडियो जैसा भी लगे आप अपना फीडबैक देना न भूलिएगा, अपना लाइक कमेंट देना न भूलिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके प्रोत्साहन से, आपके जो है कमेंट और लाइक के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो इसमें कंजूसी न कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।